चलिए जवाब आया किसका किसका, अभिजीत, शशि। चलिए चलिए, वेरी गुड इंद्रजीत जी, क्या आपने सही, प्रवीण जी। चलिए कोई नहीं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है? 31। बाकी लोगों का जवाब नहीं आया, फटाफट से जवाब दीजिए। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितना है आरटीआई में? आरटीआई एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितना है? तो हम लोग पहले क्लास में ही डिस्कस किए थे, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इज 31। ठीक है प्रवीण जी, याद रहेगा? प्रवीण जी, बाकी लोग जवाब नहीं दिए, ये गलत बात है। चलिए अगला सवाल हम लोग ढूंढ लेते हैं। अगला सवाल ये है कि आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 का 1, 5 का 1, 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 कौन सा तारीख से इफेक्टिव हुआ? आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 का 1, 5 का 1, 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? चलिए जवाब आया किशोर का, सीताराम, अपर्णा, इंद्रजीत, शशि। शशि का चलिए थोड़ा मिसिंग हो गया है, कोई नहीं। अभिजीत, लक्ष्मी। तो 15/6/2005, वेरी गुड। 15 जून 2005 से हमारा जो आरटीआई एक्ट है, इसका ये सारा सेक्शन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए वो आपका इफेक्ट में आया था। चलिए बाकी सेक्शन जो है वो कब से लागू हुआ था बताइए फटाफट से। वेरी गुड किशोर जी। बाकी लोग? सीताराम, 120 आफ्टर 120 डेज, जाने के कौन सा तारीख था? तारीख क्या था? नहीं तो हम सनी देओल की तरह बोलने लगेंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कब आएगा आरटीआई का तारीख? बताओ जल्दी से। 12 अक्टूबर 2005, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमने आपने ये जवाब भी सही सही दे दिया। अब चलिए हमको बताइए, यहाँ पे डिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ के पब्लिक अथॉरिटीज़ को डिजिग्नेट किया जाता है, इसके बारे में कौन सा सेक्शन पे बताया गया? डिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, मतलब बेसिकली आपका पीआईओ और एपीआईओ का जो अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 5 में। किसने बोला आई डोंट नो? अच्छा अभिजीत जी। अभिजीत जी लास्ट दिन हम लोग क्लास में डिस्कस किए हुए थे, आप अगर याद करके देखिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा दोबारा उसको ये कर देता हूँ, है ना। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे, को थोड़ा कुछ और काम सीखना होगा। हमने देखा था सेक्शन 3, सेक्शन 3 में राइट टू हुम हमने देखा था, है ना, राइट टू सिटीजन। फिर हमने सेक्शन 2 में नहीं, सेक्शन 3 में, फिर सेक्शन 4 हमने देखा था। सेक्शन 4 में क्या देखा था, कोई बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। सेक्शन 4 में क्या बताया गया था? सेक्शन 4 में बताया गया था सिटीजन इंफॉर्मेशन किससे मांगेगा। तो पहला आया कौन मांगेगा? पहला आया कौन मांगेगा? सिटीजन मांगेगा। किससे मांगेगा? तो पब्लिक अथॉरिटीज से मांगेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज बताया गया। और उसके बाद आता है सेक्शन 5, पब्लिक अथॉरिटी ने किसको किसको डिजिग्नेट किया? तो पब्लिक अथॉरिटी ने पीआईओ को और एपीआईओ को डिजिग्नेट किया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे डिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, पीआईओ और एपीआईओ, इनका डिजिग्नेशन के बारे में आप बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब बताइए, कस्टमर जो रिक्वेस्ट करेगा, कस्टमर का रिक्वेस्ट हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है। कौन सा सेक्शन पे ये सारा बातें बताया गया कि कस्टमर का रिक्वेस्ट कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है? कहाँ पे बताया गया? बिल्कुल, वेरी गुड, सेक्शन 6 में ये सारा बातें बताया गया, हिंदी इंग्लिश। चलिए अच्छा, जो रिक्वेस्ट होगा आरटीआई का वो कितने वर्ड में होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना तो होना चाहिए? मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है ना 500 वर्ड्स होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, ऑनलाइन आरटीआई के केस में ये लिमिट जो है ना 500, इसके बदले उसको 3000 किया गया, याद रखिएगा। ऑनलाइन आरटीआई जो है, ऑनलाइन आरटीआई में ये 500 के बदले 3000 रखा गया। ठीक है, आरटीआई के ऊपर ही एक एफएक्यू जारी किया गया है हमारा आरटीआई ऑनलाइन वाला पोर्टल में, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आरटीआई ऑनलाइन वाला जो रिक्वेस्ट रहेगा वो मैक्सिमम
3000 वर्ड्स का हो सकता है, और अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी रिजेक्ट नहीं करना है। तो हम लोग इसको याद रख लेंगे, ठीक है। नॉर्मल आरटीआई हमारा 500 वर्ड्स, आरटीआई अगर ऑनलाइन हो गया तो वो हो जाएगा आपका 3000 वर्ड्स। याद रहेगा? याद रहेगा ना? कंफर्म करिए। चलिए, अरे किसी ने कंफर्म नहीं किया, कितना बदमाश लोग सब है। चलिए अब बताइए। अच्छा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? अच्छा चलिए, कभी कभी आप लोग डरा देते हैं, हमको लगता है कि हमारा आवाज फिर से गायब हो गया है ना। अच्छा, एक यहाँ पे चले, और एक बात, एपीआईओ को, अगर एपीआईओ का अपॉइंट, एपीआईओ के पास इंफॉर्मेशन मांगा गया तो उसके लिए मैक्सिमम कितने दिन का टाइम हो जाता है? 30 डेज वाला कितने दिन का हो जाएगा? कितने दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है? बिल्कुल 5 दिन जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलिए चलिए, अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग और ज्वाइन कर चुके हैं, तो अभी हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं। आरटीआई एक्ट का बाकी पोर्शन जो है, हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किए थे वो बेसिकली कौन सा सेक्शन, कितना सेक्शन है। लास्ट क्लास में हमारा बेसिक डिस्कशन किसके ऊपर था? बेसिक डिस्कशन था कि आरटीआई एक्ट का स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आरटीआई एक्ट के भीतर थोड़ा जाएंगे और डिफरेंट सेक्शन में जो प्रोविजन दिया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 1 बेसिकली अगर आप देखिएगा हम लोग लास्ट क्लास में ही ख़त्म कर चुके हैं, तो इसका आज के क्लास में कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। चलिए एक फटाफट से जवाब दे दीजिए, जो आरटीआई एक्ट है ऑल ओवर इंडिया कब से लागू हुआ? आरटीआई एक्ट जो है पूरे देश भर में, पूरे भारत में कब से लागू होगा? कब से लागू हुआ पूरे देश भर में? फटाफट से। इंद्रजीत ने जवाब दिया, सीताराम। इंद्रजीत गलत जवाब दे दिया भाई आपने, पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक है कि नहीं, पर टाइपिंग मिस्टेक भी गलत होता है। 19/9/19 नहीं शशि जी, 19/9/19 नहीं है, 31 अक्टूबर 2019, ये डेट याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019, जिस दिन से आर्टिकल 370 जो है रिमूव हो गया। कौन सा डेट है? आर्टिकल 370 जब से रिमूव हुआ। 370 के ऊपर एक बहुत बेहतरीन मूवी है, किसी ने देखा है? यामी गौतम का है, आप देखिएगा। जितना हमको याद आ रहा है अनुपम खेर भी था, और कौन कौन एक्टर एक्ट्रेस थे, है ना। तो 370 का रिमूवल जिस दिन हुआ उसी दिन से आरटीआई एक्ट पूरे होल इंडिया में आपका एप्लीकेबल हो गया। और ये 370 का जो रिमूवल हुआ था, इट वॉज रिमूव्ड बाय एक्ट नंबर, कौन सा एक्ट? 34th एक्ट ऑफ 2019। देखिए ये एक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी रूल, कोई भी एक्ट आप पढ़िएगा उसके भीतर ये प्रोविजन रहता है कि वो एक्ट होल इंडिया में कब से लागू हुआ और कौन सा एक्ट के तहत। तो ये 34th एक्ट 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से आरटीआई एक्ट जो है इट इज बीइंग एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया, पूरे देश भर में यह एक्ट हमारा लागू है। कब से लागू है? 31/10/2019 से। क्लियर है? चलिए हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया ये भी हम लोग लास्ट क्लास में ही देख लिए थे, ये सेक्शन याद कर लीजिएगा, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिन ब दिन टफ होते जाएगा, कंपटीशन टफ होते जाएगा, तो आपको कोई चांस नहीं लेना है ना। हो सकता है कि आप ये सब याद नहीं करिएगा तो भी चल जाएगा, बट आपको चांस नहीं लेना है, ठीक है। टारगेट आपको ऐसे बनाना है ना। हमको ये हमेशा खराब लगता है कि जब भी कोई आपका वैकेंसी आता है तो हम लोग पहले कितना वैकेंसी है ये देखने के लिए बड़ा समय व्यतीत करते हैं। कभी भी कोई वैकेंसी आता है देखिएगा, हम लोग ढूंढते हैं 200 है, 300 है, 400 है। अरे भाई 200 है तो आपको कम थोड़ा ही पढ़ना है, 400 है तो 100 है तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा ही पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है, पढ़ने का अमाउंट, पढ़ने का जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो हमेशा सेम होना चाहिए। चाहे वो एक पोस्ट के लिए आप लड़ते हैं, चाहे वो 1000 पोस्ट के लिए लड़ते हैं, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए,
चाहे जो भी हो, चाहे सीताराम हो, चाहे शशि हो, चाहे प्रवीण जी हो, या फिर लक्ष्मण हो, जो भी हो, आपको कितना सीट चाहिए? आपको चाहिए एक सीट। आपको उस एक सीट के लिए लड़ना है। बाकी कितना पोस्ट अवेलेबल है नहीं है, भाड़ में जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रिपरेशन इस लेवल का होना चाहिए कि अगर एक सीट रहेगा तो उसमें मेरा सिलेक्शन होगा। आप हमेशा ये दिमाग में रख के पढ़िए। दूसरी बात, जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या दूसरे कैटेगरी से आ रहे हैं, जिसको कोई बेनिफिट है, जिनको आपका रिजर्वेशन का सुविधा है, पहले अपने दिमाग से इस बात को हटाइए कि आपको रिजर्वेशन है। आपके दिमाग में अगर रिजर्वेशन रहेगा ना, आपका माइंड भी रिजर्व्ड हो जाएगा। आप पढ़ाई अगर पहले 10 घंटा पढ़ते, आपके दिमाग में जब रिजर्वेशन घुसेगा, वो 10 घंटे से ना वो 60% 70% में आ जाएगा, तो आपका 6 घंटा 7 घंटे में आ जाएगा, और कुछ दिन में और घट जाएगा, और फाइनली आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो आप अगर इवन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भी आप टारगेट करिए कि भाई हमको रिजर्वेशन का सुविधा नहीं लेना है, हमको जनरल में सिलेक्ट होना है। ये बात दिमाग में रख के पढ़िए, और जब ये बात दिमाग में रख के पढ़िएगा, हम 100% गारंटी देते हैं आपका चांस कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट होने के लिए पढ़िएगा, मैं गारंटी देता हूं लिखित में कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतना कैलकुलेटिव लोग हो नहीं सकता कि हमको 300 आएगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा, उससे कम आएगा तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा आएगा तो होगा। ये सब नहीं चलता है। आपको पढ़ना है सारा चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में मेरे अंदर ना वो भाषण देने वाला ये आ जाता है। हमको फ्यूचर में पॉलिटिशियन होने का इच्छा है। अगर कभी मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो आप लोग प्लीज़ हमको वोट दीजिएगा, अदरवाइज़ हमको लगता है कि हमको कोई वोट नहीं देगा। मेरे बीबी को मैंने एक बार बोला था, वो बोला कि मैं तो आखिरी बार तुमको वोट दूंगा, दुनिया का चाहे किसी को भी दे दूं, तुमको जरूर नहीं दूंगा, है ना। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, हम खड़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एक वोट कंफर्म। चलिए, थैंक यू सीताराम जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी हम लोग देख लिए 12/10/2005, है ना, कि सारा ये प्रीवियस जो सेक्शन के बारे में बताया गया, इसको छोड़ के बाकी जो सेक्शन है सारा हमारा एप्लीकेबल कब से होगा? 120 दिन के बाद, यानी कि 12 अक्टूबर से लागू होगा। आगे आते हैं। अब हम लोग आएंगे डेफिनेशन पोर्शन पे। अब आएंगे हम लोग डेफिनेशन पोर्शन में। तो सेक्शन 2 जो है ये बताता है डेफिनेशन के बारे में, और यहाँ पे कुल जितना हमको याद आ रहा है 14 डेफिनेशन है ना। चलिए एक बार मैं एक्ट को भी खोल के बैठता हूँ आप लोगों के साथ साथ। टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, MNOPIJK कहाँ गया, हाँ, टोटल 14, टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशन कितना है? तो टोटल यहाँ पे हमको 14 डेफिनेशन है, जिसके भीतर कुछ कुछ डेफिनेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ से आपको जरूर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर किसी को भी कहीं कभी भी समझने में दिक्कत होगा, आप प्लीज़ हमको रोकिएगा, पब्लिक चैट में मैसेज करिएगा, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। जब भी आपके मन में सवाल आएगा तुरंत पब्लिक चैट का यूज़ करिए। प्रशांत जी वीडियो ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आपने कितना पैसा कहाँ से कमाया है हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रशांत कामले, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रशांत जी वीडियो ऑफ कर लीजिए भाई। चलिए हमें कर दिए। आप कुछ बताना चाहते हैं प्रशांत जी? चलिए म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए भाई, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है देख लीजिए। बोला जा रहा है फॉर पब्लिक अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड, कंस्टिट्यूटेड, ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फिनांस्ड by the funds provided directly or indirectly the central government or union government, for central government or union territory central government will be the appropriate government, for state government the state government will be the appropriate government। बात क्या बोला हमको समझ में नहीं आया, हमको भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है, मान लीजिए कोई एक पब्लिक अथॉरिटीज के पास हमारा जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगा, तो इस पब्लिक अथॉरिटी के केस में
एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट होगा, क्या वो यूनियन टेरिटोरी का गवर्नमेंट होगा? तो बोला गया अगर मेरा जो पब्लिक अथॉरिटी है इट इज स्टैब्लिश्ड, कंस्टिट्यूटेड, ओन्ड और कंट्रोल्ड और फिनांस्ड, अगर उसका स्टैब्लिशमेंट किया गया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन गठन किया गया, उसका मालिकाना है, उस कंट्रोल्ड है, या फिर वहां पे फिनेंशियल हेल्प, फिनांसिंग किया जाता है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या यूनियन टेरिटोरी के द्वारा। तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जिसका कंट्रोलिंग गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटोरी है, उसके लिए पब्लिक अथॉरिटी कौन होगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा है, हमारे देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट विल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्लियर है? पब्लिक अथॉरिटी, उसका फॉर्मेशन, उसका गठन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैब्लिशमेंट, मालिकाना, कंट्रोलिंग या फिर फिनांसिंग अगर सेंट्रल या यूनियन टेरिटोरी के द्वारा किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर यही काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट विल बी द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े देवी और सजनों, फटाफट बताइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग सीआईसी। तो सीआईसी के बारे में क्या बोला जा रहा है? तो बोला जा रहा है सीआईसी और कुछ नहीं है, सीआईसी का पूरा नाम आप याद रख लो, इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जाने के गठन होता है, वो कहां पे होता है? तो बोला गया अंडर सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1। तो आपका सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में जिस कमीशन का गठन होता है उसी को हम लोग सीआईसी या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? ये सेक्शन का नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद करके देखिए। हम लोग देखे थे, अच्छा चलिए बताइए हमको सीआईसी के बारे में कौन सा चैप्टर में बताया गया? फटाफट से देवी और सजनों अपना मोबाइल अपने हाथ में लीजिए और फटाफट से टाइप करिए कौन सा चैप्टर में सीआईसी के बारे में बताया गया। सीताराम ने जवाब दिया, अब्दुल, प्रवीण जी ने जवाब दिया, पर प्रवीण जी सही है या गलत है इसको हमारा थोड़ा सा दुविधा है। शशि, इंद्रजीत, लक्ष्मण राव, बाकी लोग फटाफट। किशोर, वेरी गुड। तो आंसर इज 3। याद करके देखिए चैप्टर 3, चैप्टर 3 बताता है किसके बारे में? चैप्टर 3 टेल्स अस अबाउट सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो चैप्टर 4 में किसके बारे में बताया गया? इसके बारे में बताया गया एसआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। याद रहेगा प्रवीण जी? प्रवीण जी चलिए, है ना? तो एसआईसी है चैप्टर 4 में, सीआईसी है चैप्टर 3 में। ठीक है, याद रख लेना है। हमारा चैप्टर 2 जो था, चैप्टर 2 था, चैप्टर 1 था, हम लोग देखे थे। चैप्टर 2 में हम लोग क्या देखे थे, कोई बताइएगा? चैप्टर 2 जो था वो क्या बताया था? चैप्टर 2 में प्रिलिमिनरी थोड़ा ही होता है, चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी होता है सीताराम जी। चैप्टर 2 में क्या था? राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अभी कविता जी आपको भी पिटाई लगने वाला है। डेफिनेशन सेक्शन 2 में था, चैप्टर 2 में नहीं, है ना? हम सबको मिंटोस खाने का जरूरत है, हम लोग भूल गए हैं। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन है, सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन है ना? तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये मिलके था मेरा चैप्टर 1 जिसमें था प्रिलिमिनरी। और उसके बाद चैप्टर 2 में 3 से लेके 11 तक टोटल हमारा 9 गो सेक्शन है ना? जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है और पब्लिक अथॉरिटी का ऑब्लिगेशन क्या है ना? ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, ये आपका चैप्टर 2 में था। चैप्टर 3 में था सीआईसी, चैप्टर 4 में था एसआईसी। चलिए फटाफट से हमको बताइए देवी और सजनों, चैप्टर 5 में क्या बताया गया? चैप्टर 5 में किसके बारे में बताया गया? याद करके देखिए। चैप्टर 5 मतलब कहां से शुरू होगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, रूल नंबर 18 से शुरू होगा। इंद्रजीत जी, सीताराम जी वेरी गुड। 18, 19, 20, वेरी गुड सीताराम।
तो 18-19 बीप में हम लोग पाप करते हैं, मतलब पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन हमारा रहेगा। फिर 19 में क्या है बताइए, 18 में था पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, 19 में था अपील। ठीक है, अपील का स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आपको खाने वाला एपेल है, सीताराम जी का कश्मीर वाला, है ना, अपील था। 20 में क्या था बताइए फटाफट से, हाँ APPEL, ठीक है चलिए अब ठीक है। 20 में क्या है, 20 में था पेनल्टीज, कितना शॉर्ट करेंगे हम लोग, चलिए पेनल्टीज, वेरी गुड। आगे आते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तो CIC। अब CIC देखिए चैप्टर 3 में CIC था, और चैप्टर 3 में रूल नंबर कहाँ से कहाँ तक था, रूल नंबर कहाँ से कहाँ तक था, तो 12, 13 और 14, ये था मेरे चैप्टर 3 में। 12 में क्या बताया गया था, हम लोग याद करके देखिए, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। चैप्टर 3, इसमें हम लोग क्या करते हैं, CTR, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, चैप्टर 3 में भी और चैप्टर 4 में भी, है ना। CTR क्यों, इसमें था कंस्टिट्यूशन ऑफ CIC, टी में था टर्म्स एंड कंडीशन, और आर में था रिमूवल। तो कंस्टिट्यूशन कहाँ पे था, कंस्टिट्यूशन शुरू में आता है, मतलब 12, 13, 14 के 12 में और 15 में, तो 12 और 15 हो जाएगा कंस्टिट्यूशन। तो हमारा CIC का कंस्टिट्यूशन के बारे में 12 के 1 में बताया गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आगे बताया गया CPIO। तो हमने देखा था CPIO को कहाँ पे डिजिग्नेट किया गया, बताइए कौन सा सेक्शन में PIO और APIO का डिजिग्नेशन होता है। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए PIO और APIO का डिजिग्नेशन, वेरी गुड, सेक्शन 5 में हमारा PIO और APIO को डिजिग्नेट होता है, जिसके भीतर 5 के 1 में सेंट्रल PIO को डेजिग्नेट किया जाता है, और 5 के 2 में सेंट्रल APIO को डेजिग्नेट किया जाता है, याद रहेगा। PIO पहले है 5 के 1 में, और APIO बाद में है 5 के 2 में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो हमारा जो ये CIC होता है ना, CIC में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और कुछ आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। कोई हमको बताइएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितना हो सकता है, कहाँ बताया गया, 12 में बताया गया। फटाफट से बताइए कौन बताना चाहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, शशि, लक्ष्मण, अभिजीत, और किसने किसने जवाब दिया, अब्दुल, इंद्रजीत। बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया, है ना, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया, फटाफट से जवाब दीजिए भाई लोग। हाँ बिल्कुल, एक हमारा रहता है, कहाँ इतना छोटा काहे हो गया, योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल, तो ठीक है, पर हमको नहीं काहे दिख रहा है। चलिए, स्क्रीन विजिबल है ना, स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, एक बार कंफर्म करिए, स्क्रीन ठीक है। चलिए, तो हमारा हमको याद रखना है कि हमारे पास एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और मैक्सिमम 10 होता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर, है ना। एक रहता है चीफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और बाकी एक रहता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और बाकी रहते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का संख्या कितना होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है 10। तो यही बात यहाँ पे आपका बताया गया, कहा गया, हाँ, कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब ऑफिसर जिसको डेजिग्नेट किया गया है सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 में, 12 के 3 में जिन लोगों को डेजिग्नेट किया गया। बेसिकली 12 के 3 हम लोग थोड़ी देर बाद आज के क्लास में देखेंगे, जहां पे एक कमिटी का गठन होता है, एक कमिटी का गठन होता है, जिस कमिटी के रिकमेंडेशन में जो हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, या फिर जो हमारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है ना। उस कमिटी में कौन कौन रहता है हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी आगे बताया गया
कंपिटेंट ऑथोरिटी, ये डेफिनेशन से भी एग्जाम पे सवाल पूछा जाता है। कंपिटेंट ऑथोरिटी क्या होता है, तो बोला जा रहा है, देखिए यहां से सवाल ये हम लोग याद रख लेंगे कि अगर लोअर हाउस ऑफ जो हमारा होता है, यानी कि हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा जो होता है ना, तो बोला जाए द स्पीकर इन केस ऑफ हाउस ऑफ पीपुल और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, है ना, सॉरी हाँ, तो ये हमारा आ जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखिएगा लोकसभा के केस में जब हम जाएंगे तो स्पीकर विल बी द कंपिटेंट ऑथोरिटी। लोकसभा के स्क्रीन विजिबल नहीं है, चलिए 1 मिनट प्लीज वेट करिए। अच्छा प्रेजेंटिंग अभी दिख रहा है, चलिए। तो क्या बोला गया कि आप लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो लोकसभा के केस में हु विल बी द कंपिटेंट ऑथोरिटी, तो स्पीकर जो है ये हो जाएगा आपका कंपिटेंट ऑथोरिटी। यही बात जब हम राज्यसभा के केस में आ जाएंगे, है ना, तो वहां पे बोला जाता है जो चेयरमैन होता है वो आपका हो जाएगा इसका कंपिटेंट ऑथोरिटी। ठीक है, तो ये कंपिटेंट ऑथोरिटी के बारे में कभी कभी पूछा जाता है सवाल, जैसे लोकसभा के केस में कंपिटेंट ऑथोरिटी कौन होगा, तो ये हम लोगों को याद रखना रहेगा, चेयरमैन इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के केस में और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के केस में चेयरमैन विल बी द कंपिटेंट ऑथोरिटी। और जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट है ना, उसके बाद हाउस ऑफ पीपल, यूनियन टेरिटरी, ये सब केस में स्पीकर जो है वो हो जाएगा मेरा कंपिटेंट ऑथोरिटी। तो ये बात हम लोगों को याद रख लेना होगा कि कौन सा केस में स्पीकर जो है कंपिटेंट ऑथोरिटी है, कौन सा केस में चेयरमैन जो है वो आपका कंपिटेंट ऑथोरिटी है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का बात हम करें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हो जाएगा कंपिटेंट ऑथोरिटी। हाई कोर्ट का बात अगर हम करें तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है ही विल बी द कंपिटेंट ऑथोरिटी। और हमारे देश के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड हुआ, कंस्टिट्यूट हुआ अंडर और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हो जाएगा वो हो जाएंगे हमारा कंपिटेंट ऑथोरिटी, है ना। यूनियन टेरिटोरीज के केस में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यूनियन टेरिटोरीज के केस में यूनियन टेरिटोरी का जो हेड होता है, यानी कि जो गवर्नर होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट कहाँ पे होता है, तो जो हम एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है अंडर आर्टिकल 239। तो यूनियन टेरिटोरीज के केस में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है अंडर हु हैज बीन अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239, मतलब उस यूनियन टेरिटोरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो हो जाएगा हमारा कंपिटेंट ऑथोरिटी। तो यहाँ से ये सवाल हमारा पूछा जाता है, मान लीजिए कुछ 2-4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसके भीतर कौन हमारा कंपिटेंट ऑथोरिटी है और कौन हमारा कंपिटेंट ऑथोरिटी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को 2 के F में डिफाइन किया गया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन, याद रहेगा। फॉल्स क्यों बोल रहे हैं, तो F से 2 के F में डिफाइन किया गया इंफॉर्मेशन को। ठीक है, चलिए अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है इंफॉर्मेशन के भीतर क्या क्या आता है। ये थोड़ा सा आपका थियोरिटिकल पोर्शन ही ज़्यादा है, जिसको हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा। यहाँ से भी आपका एक आध सवाल पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जाएगा हम लोग एक बार इसको डिस्कस करके फिर बोलेंगे। बोला जा रहा है इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। इंफॉर्मेशन क्या है, कोई भी मटेरियल है और वो किसी भी फॉर्म पे हो सकता है। किसी भी फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म, तो वो आपका एडवाइस हो सकता है, वो आपका सर्कुलर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ईमेल, डॉक्यूमेंट, लॉगबुक, मेनू, मॉडल, ओपिनियन, ऑर्डर, पेपर, प्रेस रिलीज, रिकॉर्ड,
रिपोर्ट और डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कम्स अंडर द कैटेगरी और डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके भीतर यहां से 3 4 5 दे देगा और बोलेगा कि कौन सा आपका इंफॉर्मेशन के डेफिनेशन में आता है। और ऑप्शन ए में मान लीजिए दे दिया 1 2 3 ऑनली, फिर दे दिया 1 2 4 ऑनली, फिर दे दिया 1 2 3 4 ऑनली, है ना। इस प्रकार से हमारा सवाल यहां से पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन को कहां पे डिफाइन किया गया। तो हम लोग याद रखेंगे 2 के एफ में इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया, है ना। फिर क्या बोला गया, इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी। तो कोई प्राइवेट बॉडी का भी इंफॉर्मेशन अगर है तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे एज इंफॉर्मेशन। फिर क्या बोला गया, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो देखिए अब किसी प्राइवेट बॉडी का इंफॉर्मेशन है, अब प्राइवेट बॉडी हम लोग क्यों उसका इंफॉर्मेशन देंगे। तो बोला जा रहा है कि उस प्राइवेट बॉडी का इंफॉर्मेशन तब दिया जा सकता है अगर वो इंफॉर्मेशन जो है इट इज एक्सेस्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। जो पब्लिक अथॉरिटी है उनके द्वारा लीगली, लीगली क्यों बोल रहे हैं, देखिए बताया गया अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो लॉ आपका लागू है उसी के अनुसार इस पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा उस प्राइवेट बॉडी का इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस किया जा रहा है, जिस कारण से हमने इसको भी इंफॉर्मेशन के डेफिनेशन में लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट दिया गया दैट इंफॉर्मेशन रिफर्ड इन आरटीआई एक्ट आर दोज विच आर एक्सेसिबल बाय पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई के डेफिनेशन में हम इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे, तो जो इंफॉर्मेशन मेरा जो पब्लिक अथॉरिटी है वो एक्सेस कर सकता है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। अपना ड्यूटी करते हुए जो इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकता है उसी इंफॉर्मेशन को हम आरटीआई के अंडर प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और रूल का जिक्र किया गया कि कंडक्ट रूल जो होता है, कंडक्ट रूल के रूल 11 में, स्क्रीन तो दिखना चाहिए, स्क्रीन तो दिख रहा है ना, बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए। कंडक्ट रूल के रूल नंबर 11 पे आपका बताया गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। वेरी गुड, आगे बढ़े हम लोग। आगे आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है कि एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट और फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से जिसको हम लोग लिखते हैं, है ना। फिर किसी भी प्रकार का माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे या फिर फैक्सीमाइल कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट, है ना। कि माइक्रोफिल्म पहले हम लोग बचपन में देखिएगा यूज होता था, है ना। माइक्रोफिशे उसी प्रकार का सिमिलर टाइप चीज सब है। फैक्सीमाइल कॉपी मतलब एक प्रकार का फोटो कॉपी टाइप आप बोल सकते हैं। अब बांग्लादेश में अगर देखिएगा तो उधर ये फैक्सी वगैरह ये वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर बोला जा रहा है एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस एम्बॉडीड इन ए माइक्रोफिल्म। कोई भी माइक्रोफिल्म बचपन में देखते थे ना हम लोग, छोटा वाला कैमरा से अंदर से जब आता था उसको लेके भी हम लोग बड़ा मतलब मज़ा आता था, देखते थे ऐसे आंखों में लगा के, है ना। और बचपन में कैमरा भी हुआ करता था, उसके भीतर भी हीरो हीरोइन लोगों का फोटो रहता था। किसी ने देखे हैं बचपन में, छोटा सा एक फिल्म टाइप उसके अंदर से चलता था और हम लोग आंख रखते थे तो अंदर से हीरो हीरोइन का पूरा फोटोज उसमें दिखता था, बड़ा बड़ा वाला, है ना। चलिए, तो ये सारा चीज जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये सारा चीज हमारा रिकॉर्ड कहलाएगा। अब ये जो माइक्रोफिल्म है इसको क्या होता है, एक आपका डार्क रूम के भीतर इसको एनलार्ज किया जाता है। आप अगर देखिएगा
पहले ज़माने में जो आपका स्टूडियो वगैरह होता था उसके भीतर एक रूम रहता था जहाँ पे फ़ोटो खींचा जाता था, उसी के बगल में। और फ़ोटो खींचने के बाद वो लेके उस रूम पे चला जाता था, और जहाँ पे जाके उस फिल्म से आपका कुछ कलर वलर करके एक आपका फ़ोटो के ऊपर वो आ जाता था, और कुछ देर उसको अंधेरे में रखना होता था। तो ये प्रोसीड्योर क्या है? एनलार्जिंग का प्रोसीड्योर। अगर एनलार्जिंग हुआ है तो भी, और अगर एनलार्जिंग नहीं हुआ है तो भी, ये रिकॉर्ड जो है हम लोग रिकॉर्ड के डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो चाहे कंप्यूटर के माध्यम से प्रोड्यूस किया गया, मोबाइल के माध्यम से प्रोड्यूस किया गया, जहां से भी प्रोड्यूस किया जाए, ये सारा हमारा आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड के भीतर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 2 के जे में राइट टू इंफॉर्मेशन को ही डिफाइन किया गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? देखिए, बोला जा रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, information made accessible under the provision of RTI Act, information which is held or held by or under the control of public authority। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के भीतर हमने बोला जो इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑथोरिटी के द्वारा आपका रखा गया या फिर पब्लिक ऑथोरिटी के कंट्रोल में रखा गया, द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड बाय द पब्लिक ऑथोरिटी और इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक ऑथोरिटी, उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस करते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन सिटीजन को राइट देता है। किसके लिए राइट देता है? टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक ऑथोरिटी और विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक ऑथोरिटी। तो ये राइट हमको देता है। अब ये जो टर्म हमने यूज किया, एक्सेस करने के लिए देता है, इस एक्सेस के भीतर क्या क्या चीज आता है उसी को यहां पे बताया गया। इट इंक्लूड्स, इसके भीतर कौन सा राइट है? देखिए, तो पहला राइट है टू इंस्पेक्ट द वर्क, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, किसी पर्टिकुलर वर्क को देखने का, इंस्पेक्ट करने का। जैसे बहुत सारा जगह पे मान लीजिए आपको चार्जशीट किया गया किसी ग्राउंड पे, कौन सा ग्राउंड पे? कि आपने रजिस्टर ऑफ अकाउंट फॉर बीओ मेंटेन नहीं किया, आपने स्पेशल एरर बुक मेंटेन नहीं किया, तो उसके लिए आपको चार्जशीट किया गया। अब आपको मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना है, जिसके भीतर क्या आ रहा है कि आईआर रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर बीओ, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? हमको उसका मान लीजिए कॉपी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि उस जगह पे जाएंगे और देखेंगे, है ना। तो इंस्पेक्शन करने के लिए भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमें परमिशन देता है कि चलो हमको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस हम देख के आ जाएंगे। और देख के जब हम आएंगे तो वहाँ से हम नोट ले सकते हैं, वहाँ से हम उसका एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, और हम जो पब्लिक अथॉरिटी है उनको बोल सकते हैं कि हमको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड जो है प्रोवाइड करिए, है ना। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जो है वो आप हमको शेयर करिए, हमको प्रोवाइड करिए, है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? हम जो सैंपल है और मटेरियल है उसका भी सर्टिफाइड कॉपी जो है ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। फिर obtaining information in any electronic mode or through printout where the information is stored in computer or any other device। अगर information जो है वो कंप्यूटर में आपका स्टोर्ड है, या फिर मान लीजिए कोई दूसरा दूसरा लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, या फिर टैबलेट में, कहीं पे भी है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोड से, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हम ले सकते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो जाता है, सीडी होता है, उसके माध्यम से भी हम ले सकते हैं। हम अगर चाहते हैं तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये सारा वर्क जो है इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, इसके भीतर आ जाता है। आगे बढ़े। चलिए, ज्यादा थ्योरी थ्योरी हो रहा है, थोड़ा हम लोग दूसरा चीज देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन में आएंगे। क्या बोलते हैं? एक 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 दो दूसरा रूल हम लोग सेक्शन देख लेते हैं,
फिर हम तो दोबारा डेफिनेशन पे वापस आएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अगला, ये हम लोग ऑलरेडी कल देख लिए। सेक्शन 3 क्या बताता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन किसका अधिकार देता है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन किसको राइट देता है? तो बोला जा रहा है राइट इज गिवन टू ऑल सिटीजन, है ना, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे देश का जो भी नागरिक है उनको राइट देता है, राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन किसके पास रखा हुआ है? फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। जो इंफॉर्मेशन किसके पास रखा हुआ है उसको हम लोगों को देता है एक्सेस करना। बिल्कुल, पब्लिक अथॉरिटी के पास जो इंफॉर्मेशन है, पब्लिक अथॉरिटी के पास रखा हुआ है या फिर उनके कंट्रोल में रखा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को हमको एक्सेस करने देता है। ये है सेक्शन 3। अब आ जाते हैं सेक्शन 4। क्या बताता है? ये हमको बताता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, कि पब्लिक अथॉरिटी का क्या दायित्व है, क्या उनका ऑब्लिगेशन है, क्या उनको करना है। तो बोला जा रहा है इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी टू मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो सारा इंफॉर्मेशन को कैटलॉग बना के इंडेक्सिंग करते हुए उनको मेंटेन करना है, ताकि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए मैं इजीली उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। फिर क्या बोला गया? ये जो उन्होंने कैटलॉग किया, इंडेक्सिंग किया, ये सारा इंफॉर्मेशन को उनको पब्लिश करना है विद इन 120 days फ्रॉम द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड अपडेट द पब्लिकेशन एवरी ईयर। सवाल यहां से 2-3 आता है। क्या क्या? ये है पहला सवाल, कितने दिन के भीतर पब्लिश करना है? 120 डेज। पर ये सवाल हम कोई ख्याल नहीं करते हैं उस इंफॉर्मेशन को अपडेट कितने दिन में करना है ना? ये सवाल आएगा, 90% लोग गलत जवाब देगा। ध्यान रहेगा, अगला साल का 2 नंबर का आईपी एग्जाम का या फिर ग्रुप बी एग्जाम का हम जवाब बता रहे हैं। देखिए कि आरटीआई में जो हमारा इंफॉर्मेशन हमने अपने वेबसाइट में पब्लिश किया, उस इंफॉर्मेशन को कितने दिन में अपडेट करना रहता है ना? तो आपको ऑप्शन में रहेगा, मान लीजिए क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, एज एंड व्हेन अपडेट इज देयर, है ना? तो हमको याद रखना है, उसको हमको हर साल जो है अपडेट करना है। क्लियर है? याद रहेगा? आगे बढ़े। चलिए अब आगे ना बढ़ के हम लोग थोड़ा पीछे बढ़ते हैं। तो पीछे हमारा डिफाइन किया गया था प्रिस्क्राइब्ड। ये डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, है ना? प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में जो रूल बनाया गया, आरटीआई रूल बनाया गया। कौन सा आरटीआई रूल बनाया गया बताइए? आरटीआई रूल ऑफ विच ईयर? कौन सा आरटीआई रूल को बनाया गया आरटीआई एक्ट के अंडर में? फटाफट से बताइए। आरटीआई रूल एक्ट तो है 2005 का, रूल है कौन सा? रूल है 2012 का। वेरी गुड। तो ये जो आरटीआई रूल 2012 है, वही बात बताया जा रहा है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आरटीआई रूल 2012, है ना, जिसको हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाया और आपका कंपिटेंट अथॉरिटी ने बनाया। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं प्रिस्क्राइब। अब यहाँ पे डिफाइन किया गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। अब आप याद करके देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे था? एक तो 12 में था और एक 15 में था, है ना? +3 ऐड कर दीजिए, 12 और 15। तो वहाँ पे जब हम 12 देखे थे, 12 में मेरा क्या डिफाइन किया गया था? तो 12 में मेरा डिफाइन किया गया था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, है ना, और आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। ये किसका था? सेंट्रल। ये था सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। +3 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारा आ गया आपका स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इनका अपॉइंटमेंट के बारे में कहाँ पे बताया गया? 15 के 3 में बताया गया। क्लियर है? आगे आते हैं स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो देखिए पीआईओ और एपीआईओ, उसका डिजिग्नेशन 5 के 1 में और 5 के 2 में था। जहां पे पीआईओ को डिजिग्नेट किया 5 के 1 में, एपीआईओ को डिजिग्नेट किया गया 5 के 2 में। और
5 के 1 में जो सेंट्रल वाला पीआईओ है वो भाई साहब भी है, और जो स्टेट वाला एपीआईओ है या पीआईओ है वो वाला भाई साहब भी है ना। तो 5 के 1 में जाइएगा तो आपको 5 के 1 में सेंट्रल का पीआईओ भी मिलेगा और स्टेट का पीआईओ भी मिलेगा, और 5 के 2 में जब आप जाइएगा सेंट्रल का एपीआईओ भी मिलेगा और स्टेट का एपीआईओ भी मिलेगा। वही डेफिनेशन यहाँ पे आपका दिया गया। क्लियर है। आगे आते हैं हम लोग थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, हम लोग पहले क्लास में ही डिस्कस किए थे। ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, है ना। तो जिसने इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट किया उनको हमको छोड़ देना है, और जिसके पास रिक्वेस्ट किया उनको हमको छोड़ देना है। इसको छोड़ के जो भी व्यक्ति रहेगा हम उनको बोलेंगे थर्ड पार्टी। और पब्लिक अथॉरिटी भी थर्ड पार्टी हो सकता है। कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंफॉर्मेशन मांगा किसके पास, डीओपी के पास। किसके रिगार्ड में मांगा, रेलवे के रिगार्ड में मांगा। तो रेलवे एक पब्लिक अथॉरिटी है, पर यहाँ पे रेलवे जो है थर्ड पार्टी भी है, क्योंकि सिटीजन ने, ये हो गया फर्स्ट पार्टी, ये हो गया सेकंड पार्टी, और ये हो गया थर्ड पार्टी। तो आपसे कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है कि पब्लिक अथॉरिटी थर्ड पार्टी हो सकता है या नहीं। बताइए, जवाब दीजिए, वेदर पब्लिक अथॉरिटी कैन बी ए थर्ड पार्टी और नॉट। बिल्कुल, पब्लिक अथॉरिटी जो है वो भी आपका थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले एक इधर से देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिजिग्नेशन ऑफ पीआईओ एंड एपीआईओ। क्या देखते हैं, डिजिग्नेशन ऑफ पीआईओ एंड एपीआईओ। क्या बोला गया, बोला गया अब देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमने क्या बोला था, 5 के 1 में पीआईओ है, सेंट्रल वाला भी स्टेट वाला भी। 5 के 2 में एपीआईओ है, सेंट्रल वाला भी और स्टेट वाला भी। क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन ऑन 100 days of enactment of this act designate the। अब बताइए, ये जो 100 डेज का काउंटिंग होगा ये कहां से स्टार्ट होगा, 15 जून से या 12 अक्टूबर से, फटाफट बताइए। ये जो 100 डेज का काउंटिंग होगा ये कहां से शुरू होगा, 15 जून से या 12 अक्टूबर से। एक जवाब दिया सीताराम ने, अब्दुल ने, अभिजीत, और बाकी लोग नहीं जानते हैं, डोंट नो भी लिख सकते हैं। किशोर, वेरी गुड। हम वेरी गुड बोल रहे हैं मतलब सही है ऐसा नहीं है, गलत भी हो सकता है। प्रदीप, लक्ष्मण, वेरी गुड। चलिए, आप लोग हमको बड़े मायूस कर देते हैं, जवाब ही नहीं देते हैं, है ना। कुछ पैसा वैसा देंगे तो जवाब दीजिएगा क्या। ये लोग लगता है कि बिना पैसे का काम ही नहीं करेगा, आदत खराब हो रहा है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंसेंटिव चाहिए, चलिए चलिए चलिए, इंसेंटिव मिलेगा। बताइए, सही जवाब दीजिए फटाफट से। बिल्कुल इंसेंटिव का, अच्छा चलिए बताइए, सेविंग्स बैंक के लिए कितना इंसेंटिव दिया जाता है, 1% या 2%, कितना था, या 0.5%। बीपीएम जो होता है नेट एक्रीशन वैल्यू के ऊपर कितना परसेंटेज इंसेंटिव दिया जाता है। प्रवीण ने बोला 2, लिपन ने बोला 1, किशोर बोला 1, बाकी लोग फटाफट भूल गए। चलिए हम भी भूल जाते हैं, 1% ही है, ठीक है, 1% है सेविंग्स के केस में, याद रहेगा। सेविंग्स के केस में क्या होता है, हम लोग बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। ये नेट एक्रीशन बोला जाता है, ठीक है। नेट एक्रीशन क्या होता है, चलिए थोड़ा हम बता देते हैं हल्का सा आपको। नेट एक्रीशन मतलब डिपॉजिट माइनस विथड्रॉल। कहाँ से कहाँ तक डिपॉजिट, तो बोला जा रहा है डिपॉजिट में हम लेंगे, मार्च छोड़ दीजिए, अप्रैल टू फरवरी, ठीक है। अप्रैल टू फरवरी का हम लेंगे डिपॉजिट, और अप्रैल टू मार्च का लेंगे हम विथड्रॉल। तो अप्रैल टू फरवरी का जो डिपॉजिट हुआ माइनस करेंगे अप्रैल टू मार्च का विथड्रॉल, जो वैल्यू आएगा ना
उसी को हम लोग बोलेंगे नेट एक्रीशन, उसी को हम बोलेंगे नेट एक्रीशन। और इसका 1% दिया जाता है इंसेंटिव। ठीक है, कंडीशन ये भी है कि मिनिमम 500 होना चाहिए। ठीक है, नेट एक्रीशन अगर 500 से कम आएगा तो वहां पे इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा 1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दिए हैं कि ये जो आपका कैलकुलेशन होगा ये कहां से होगा, 15 जून से ही होगा, 15 जून से ही होगा। क्यों 15 जून से होगा, क्योंकि देखिए ये सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 का बात बताया जा रहा है, और 5 का सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ये कब से लागू हुआ था, 15 जून 2005 से लागू हुआ था। जिस कारण से ये 100 डेज का कैलकुलेशन कहाँ से होगा, तो 15 जून 2005 से इसका कैलकुलेशन होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो वही बात बताया गया कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 days of the enactment of this act designate the public information officer, central assistant public information officer, है ना, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इन सबका अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया। फिर ये भी बताया गया कि कोई बंदा अगर एपीआईओ के पास आवेदन करेगा, देन कंप्यूटेशन जो 30 डेज का होता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, 5 दिन का एक्स्ट्रा समय ऐड किया जाएगा रेस्पॉन्स पीरियड में। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, आगे बढ़े या पीछे बढ़े। चलिए, पब्लिक अथॉरिटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया, ये भी कोई बड़ी बात है नहीं। पब्लिक अथॉरिटी कौन होता है, तो पब्लिक अथॉरिटी के भीतर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन आ सकता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, किसी लॉ के तहत बनाया गया, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया, किसी लॉ के द्वारा बनाया गया, या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा किसी नोटिफिकेशन या ऑर्डर इशू करते हुए बनाया गया, तो वो सारा आ जाएगा आपका पब्लिक अथॉरिटी के भीतर। इसके भीतर कोई भी बॉडी विच इज ओन्ड बाय, विच इज कंट्रोल्ड बाय और विच इज फिनांस्ड बाय आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, वो भी आपका पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में आ जाएगा। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ विच इज सब्सटेंशियली फिनांस्ड और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो भी पब्लिक अथॉरिटी के भीतर आ जाएगा। तो आपसे एग्जाम पे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि एनजीओ जो है वो पब्लिक अथॉरिटी ट्रीट हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। कंडीशन इज दैट इफ इट इज बीइंग फिनांस्ड बाय और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके द्वारा अगर फंडेड होता है तो हम उसको पब्लिक अथॉरिटी ट्रीट करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, अरे जवाब को ही नहीं देता है, क्या हो रहा है जी, सुन तो रहे हैं ना आप लोग। चलिए एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं बस एक हेलो हाय कुछ भी मैसेज करिए। हमको लगता है जवाब देने में आप लोगों को तकलीफ होता है, बट कुछ भी मैसेज करिए, हमको दिखाई दे कि नहीं आप लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, हेलो किशोर जी, हेलो प्रवीण, है ना, हेलो शांतनु, लक्ष्मण, लिपन, चलिए वेरी गुड, सीताराम जी, शत्रुधन जी, विष्णु जी। चलिए, तो अब देखिए कितना अच्छा आप लोग हेलो हाय करते हैं, जवाब काहे नहीं देते हैं। किसी को समझने में दिक्कत होगा ना तो बताइएगा। अच्छा एक बात और, किसी को अगर लगता है कि अभी खाली समझ लेते हैं, एग्जाम से पहले पढ़ेंगे, तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी होगा। ठीक है, अभी आप समझ रहे हो ना, हम नोट्स आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, पीडीएफ वाला भी शेयर किया हुआ है। हालांकि थोड़ा सा हम उसमें और अपडेट करेंगे, इसमें कुछ और एडिशन हम लोग करके आप लोगों को शेयर कर देंगे, पर आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है। इवन इस नोट को भी आप प्रिंट कर सकते हो, जो थोड़ा बहुत अपडेट मैं दे दूंगा उसको ऐड कर लेना, बस काम खत्म, है ना, उसमें लिख लेना आप।
नोट तो हम ग्रुप में शेयर कर दिए हैं जितना हमको याद आ रहा है। चलिए, व्हाट्सएप मेरा खुल ही नहीं रहा है, हम शाम से प्रयास कर रहे हैं। चलिए आने देते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिला तो हमको व्हाट्सएप में एक बार मैसेज कर दीजिएगा, हम शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए और थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर एक्चुअली हम आज मछली लाए हुए हैं, मछली खाना है हमको। मेरा अच्छा, 1 मिनट वेट करिए। हाँ, हेलो हेलो, अच्छा कौन बोल रहा है? आज स्टॉप कर दीजिए, इतना कम पढ़ के स्टॉप नहीं हो सकता है प्रवीण जी, और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अभी तो शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है ना। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बाकी लोग बताइए, जवाब दीजिए, क्या करना है? स्टॉप करना है या पढ़ना है? देखिए, फाकीबाज आदमी को बोलिएगा कभी भी बंद कर देगा, है ना। प्लीज़ कंटिन्यू, पढ़ना है। चलिए देखिए, तो ये सब लोग पढ़ना जब चाहते हैं तो और थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, मज़ा आएगा प्रवीण जी, अभी चिंता मत करिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ कुछ डेफिनेशन वाला पोर्शन जो है आरटीआई एक्ट का, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, हमको पर्सनली भी बोरिंग लगता है, ठीक है। अब मज़ा आएगा, अब आपको ख़राब नहीं लगेगा। अब सारा आसान सा चीज़ है। क्या बोला गया देखिए, सेक्शन 6 रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको सेक्शन 3 में मैंने राइट दिया कि आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। किसके पास मांग सकते हो? पब्लिक अथॉरिटी के पास। जिस पब्लिक अथॉरिटी को डिजिग्नेट, पब्लिक अथॉरिटी का जो ऑब्लिगेशन है वो रू कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 4 में बताया गया। और जिस पब्लिक अथॉरिटी ने पीआईओ और एपीआईओ को अंडर सेक्शन 5 का 1-2 डिजिग्नेट किया, यहाँ पे ये सिटीजन क्या करेगा? पब्लिक अथॉरिटी मतलब जो डेजिग्नेट किया गया पीआईओ और एपीआईओ है उनके पास इंफॉर्मेशन मांगेगा। और इंफॉर्मेशन मांगने के लिए रिक्वेस्ट कैसे करेगा? तो रिक्वेस्ट करने का प्रोसीड्यूर जो है बताया गया सेक्शन 6 में। बोला गया रिक्वेस्ट में बी मेड इन राइटिंग, है ना, मतलब हैंड रिटन भी हो सकता है, मे बी टाइप्ड इन इंग्लिश, हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया। जो पार्टिकुलर एरिया है उस एरिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस ऑफिशियल लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है और इंग्लिश में हो सकता है। साथ ही साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फी है। फी कितना है? ₹10 है, 10 रुपया का फी उनको देना पड़ेगा और आरटीआई के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इस फी को एग्जेम्प्ट किया गया बीपीएल कैटेगरी के जो लोग रहेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन पे जो लोग रहेंगे, उनके लिए फीस को माफ कर दिया गया, ठीक है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर, आरटीआई के एप्लीकेशन करने पे 10 रुपया लगता है। इस फी को माफ करने के लिए बोला गया कि अगर कोई बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको फी नहीं देना है। अब मान लीजिए कि कोई बीपीएल कैटेगरी का व्यक्ति है, उन्होंने एक फ्लॉपी डिस्क में इंफॉर्मेशन मांगा, है ना, कोई एक इंफॉर्मेशन मांगा जो आपका फ्लॉपी डिस्क हमको देना है, 1 नंबर। 2 नंबर, मान लीजिए उन्होंने A4 पेपर में कोई ऐसा फोटोकॉपी मांगा है कि A4 पेपर में मान लीजिए 500 कॉपी हो रहा था। क्या उनको पैसा देना रहेगा या नहीं देना रहेगा? चलिए, प्रवीण बोला येस, अभिजीत बोला येस, अब्दुल रहमान बोला येस, बाकी लोग बताइए। देना होगा बिल्कुल, आपको जो मन में है सेम हमको भी लगता था। पर आज हम एक चीज़ पढ़ रहे थे, आरटीआई रूल पढ़ रहे थे, तो आरटीआई रूल में क्या बात बताया गया देख लीजिए। आरटीआई रूल में एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, आरटीआई रूल के रूल नंबर 5, उसको मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वहाँ पे बताया गया नो फी अंडर रूल 3 और रूल 4 शैल बी चार्ज फ्रॉम एनी पर्सन हु इज बिलो पॉवर्टी लाइन, प्रोवाइडेड दैट
ए कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड इज सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो बीपीएल कैटेगरी में जो लोग रहेंगे उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए, अब देखिए रूल 3 और रूल 4 में क्या बताया गया था, तो रूल 3 में बताया गया एप्लीकेशन फी जो 10 रुपया का होता है। रूल 4 में क्या बताया गया, तो जो हमारा डिफरेंट फीस है, मतलब A3 पेपर के लिए या स्मॉलर साइज पेपर के लिए हम लोग 2 रुपया लेंगे, है ना। उससे बड़ा साइज का होगा तो फोटोकॉपी का खर्चा लेंगे, है ना। फिर आपका फ्लॉपी डिस्क के लिए 50 रुपया लेंगे। फिर मान लीजिए जो हमारा इंस्पेक्शन वर्क होता है उसके लिए पहला आवर फ्री हो जाएगा, बाद में जो आवर रहेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 रुपया करके चार्ज करेंगे। तो ये सारा जो बातें हैं आपका बताया गया 3 और 4 में। एप्लीकेशन फ़ी है 3 में और एडिशनल फ़ी फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ये है रूल 4 में। तो बीपीएल कैटेगरी के लिए 3 और 4 दोनों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, ये बोला गया ना कि बीपीएल कैटेगरी के लिए उनको सर्टिफिकेट भी फर्निश करना रहता है। प्रवीण जी, ये लास्ट हमने क्या बोला कि ए सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो बीपीएल कैटेगरी का जो व्यक्ति रहेंगे उनको ये बात भी प्रूव करना रहेगा, मतलब सर्टिफिकेट देना रहेगा कि वो बीपीएल है। बीपीएल के लिए उनको सर्टिफिकेट देना रहेगा कि भाई साहब मैं बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग करता हूं और मुझे इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो मानक पैसा है वो देने का क्षमता मेरा नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल टू पे दैट अमाउंट, है ना। तो जिस कारण से हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम उनको बिना पैसे का ही पे करेंगे इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद और एक अच्छा इंफॉर्मेशन आरटीआई रूल में दिया गया, मैं आपको बताता हूँ। इंफॉर्मेशन क्या है, बोला जा रहा है द पोस्टेज चार्ज इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एक्सीड्स ₹50। तो अगर कभी भी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी को जब इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, उस इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए पोस्टेज 50 रुपया से ज़्यादा का लगता है। मान लीजिए आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में हम छोड़ देते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हम अपना पैसा अपने से ही हम मान लीजिए भेजते हैं, अलग से पोस्टेज नहीं लगता है। बट अरे चलिए, क्या बोला जा रहा है, तो बीपीएल वाला केस हम लोग देख लिए। अब बात आता है एक कि कोई बंदा है जिसने, अभी स्क्रीन नहीं दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बोला जा रहा है कि अगर कोई आरटीआई का डिमांड करता है, आरटीआई के लिए इंफॉर्मेशन मांगता है आरटीआई के माध्यम से, क्या उनको रीजन बताने की आवश्यकता है कि किस कारण से वो आरटीआई मांग रहा है, बताइए, क्या रीजन बताने की आवश्यकता है। तो बोला जा रहा है नहीं, द रीजन नीड नॉट बी फर्निश्ड। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए पर क्यों चाहिए ये बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने इंफॉर्मेशन मांगा, बट क्यों चाहिए ये बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही देखे हैं, एक मिनट प्लीज वेट करिए, चलिए लगता है और 1-2 मिनट लगाएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है एप्लीकेशन शुड ऑर्डिनरीली बी विद इन 500 वर्ड्स। हमने क्या देखा, आरटीआई का जो एप्लीकेशन होगा वो कितने वर्ड में होगा, 500 वर्ड में होगा। और आज ही हम लोग और एक इंफॉर्मेशन देखे यहाँ पे कि ऑनलाइन आरटीआई के केस में, ऑनलाइन आरटीआई के केस में हमने देखा वर्ड लिमिट कितना दिया गया, वर्ड लिमिट कितना दिया गया, तो 3000 का वर्ड लिमिट दिया गया इन केस ऑफ ऑनलाइन आरटीआई। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अब क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए किसी ने आरटीआई का एप्लीकेशन दिया और उसमें 500 से ज़्यादा वर्ड है, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन किया उसमें 3000 से ज़्यादा वर्ड है, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। नॉट टू रिजेक्ट इफ इट कंटेन मोर वर्ड्स, इससे ज़्यादा वर्ड है हमने रिजेक्ट कर दिया, ये हमको नहीं करना है, ये बात हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए 1 मिनट,
अभी आवाज सुनाई दे रहा है ना, एक बार कंफर्म करिए। ठीक 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 है, चलिए चलिए चलिए, अब अच्छा है, आप सब लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, तो अच्छा लगता है। कभी कभी रिस्पॉन्स दिया करिए, ठीक है। चलिए, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। एप्लीकेशन अगर पब्लिक अथॉरिटी के पास करेंगे तो हम लोगों को पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना है, इसको, है ना, ये हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि एप्लीकेशन अगर असिस्टेंट पब्लिक अथॉरिटी एपीआईओ के पास किया जाएगा, है ना, तो उसको क्या करना रहता है, फॉरवर्ड करना रहता है पीआईओ के पास विद इन आपका 5 डेज। अब यहाँ पे और एक बात बताया गया, क्या बोला गया कि कभी अगर ऐसा है कि एप्लीकेशन किया गया किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास, बट ये जो एप्लीकेशन किया गया इट इज बीइंग होल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, है ना। एप्लीकेशन किया मैंने किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास, पर एप्लीकेशन किसके लिए किया, तो बोला गया अनदर पब्लिक अथॉरिटी के रिगार्ड्स में। तो बोला गया ये पहला वाला पब्लिक अथॉरिटी को इसको ट्रांसफर करना है अगला वाला के पास विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट, है ना। तो डीओपी के पास एक इंफॉर्मेशन मान लीजिए आरटीआई किया गया अबाउट मान लीजिए रेलवे के बारे में, है ना, तो डीओपी क्या करेगा, उस उसको फॉरवर्ड कर देगा किसके पास, रेलवे के पास। तो ये बात हमारा यहाँ पे बताया गया है। अब अगला आता है हमारा सेक्शन 7, जहां पे बोला गया डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। क्या बोला गया कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9, इस दो सेक्शन में कुछ प्रोविजन दिया गया जिसके आधार पे हम इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो कोई इंफॉर्मेशन जो है अगर इस कैटेगरी में आता है सेक्शन 8 में और सेक्शन 9 में, तो वो इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। अदर देन दिस जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा हमको विद इन 30 डेज प्रोवाइड करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी के लाइफ और लिबर्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो वी शुड रिप्लाई विद इन 48 आवर्स। अगर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है देन वी मस्ट रिप्लाई विद इन 40 डेज। याद रखिएगा, थर्ड पार्टी में 45 नहीं है, 40 डेज है, ठीक है। 30 दिनों में नॉर्मल रिप्लाई, 48 आवर्स में लाइफ लिबर्टी और 40 डेज में थर्ड पार्टी, ठीक है। अब अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी माने कि मान लीजिए पीआईओ इंफॉर्मेशन इस 30 डेज, 48 आवर्स या 40 डेज के भीतर नहीं दे पाते हैं, इट विल बी डीम्ड टू बी रिफ्यूज्ड। इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं देते हैं, भले ही आपने मना नहीं किया, फिर भी मान लिया जाएगा, इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव डिनाइड, है ना, आपने रिफ्यूज कर दिया, तो ये हम लोग मान लेंगे। क्लियर है। इफ एनी एक्स्ट्रा फीस नीड टू बी पेड, जैसे हमने देखा किसी को इंस्पेक्शन करना है, फ्लॉपी डिस्क में इंफॉर्मेशन चाहिए, A3 A4 पेपर में इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, तो जो भी है उसके लिए जो एक्स्ट्रा फीस है, बोला गया एनी एक्स्ट्रा फीस नीड टू बी पेड। अगर कभी ऐसा है कि एक्स्ट्रा फी चाहिए तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को, मतलब जो हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको इन्फॉर्म करेंगे कि भैया जी ये इन्फॉर्मेशन हम देंगे, बट ये प्रोवाइड करने के लिए हमको आप क्या करिए, 300 रुपया भेजिए। क्योंकि आप मान लो कि 150 पेज आप मांगे हो, एक एक पेज का हम 2 रुपया चार्ज करते हैं, तो 300 रुपीज़ होता है। तो आप हमको 300 रुपया दे दो, मैं आपको ये 150 पन्ना जो है भेज देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिटीजन के साथ हमारा जो पीआईओ है उन्होंने संपर्क किया। अब पीआईओ से सिटीजन को इंफॉर्मेशन मतलब ये पैसा मांगने के लिए मान लीजिए 3 डेज लगा, और उसके बाद उनको पैसा भेजने में मान लीजिए 2 डेज लगा या 3 डेज लगा। तो ये जो बीच का 3+2 यानी कि 5 दिन रहेगा, ये 5 दिन आपका एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 30 डेज। वही बात बताया जा रहा, देखिए, इफ एन एक्स्ट्रा फीस नीड टू बी पेड द पीरियड इंटरवेनिंग, ये जो बीच का पीरियड है बिटवीन द डिस्पैच ऑफ द सेड इंटीमेशन एंड पेमेंट ऑफ द फीस, जब मैंने इंटीमेशन किया
और जब उन्होंने पेमेंट किया, इस भीतर का जो ड्यूरेशन रहेगा 5 दिन, 10 दिन या 2 दिन, 4 दिन जो भी लगे, इट विल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग 30 डेज। तो मान लीजिए मेरा 5 दिन लगा इस काम पे, तो यहाँ पे 30 + 5 35 डेज का टाइम दे दिया जाएगा। क्लियर है? इफ नॉट कंप्लाइड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, अब देखिए बोला गया हमको ये है मेरा प्रिस्क्राइब टाइम, है ना, इस प्रिस्क्राइब टाइम के भीतर अगर मैंने जवाब नहीं दिया, है ना, तो बोला गया समय में अगर आप जवाब नहीं देते हो, इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। आपको कोई पैसा लेने का अधिकार नहीं है। आप 30 दिन के बाद रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो चाहे 500 रुपये लगे, चाहे 5000 लगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन सप्लाई करना रहेगा। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर आप कभी भी आरटीआई में काम कर रहे हैं, जब भी आप रिक्वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, किसी का रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमसे किसी ने इंफॉर्मेशन मांगा, हमको क्या करना है, उसको रिजेक्ट करना है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ कम्युनिकेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कभी भी ये रिजेक्शन वगैरह हम करते हैं, बाद में आपको बुलाया जाता है, अपील करता है, मान लीजिए सीआईसी के पास, है ना, सीआईसी आपको बुलाता है, तो सीआईसी देखेगा ये सारा चीज़ देखेगा कि आप ये सारा काम प्रॉपर ढंग से किए या नहीं किए। तो बोला जा रहा है अगर कोई भी रिक्वेस्ट जो है अगर उसको रिजेक्ट किया जाता है पीआईओ के द्वारा, तो पीआईओ को क्या क्या बातें हैं जो बताना रहता है, व्हाट इंफॉर्मेशन शैल बी कम्युनिकेटेड बाय द पीआईओ विथ द जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया और आरटीआई सीकर, है ना। तो बोला जा रहा है नंबर 1 हमको बताना है रीजन फॉर रिजेक्शन, किस कारण से मैंने रिजेक्ट किया, किस कारण से करेंगे। तो देखिए सेक्शन 8 का ये यहाँ पे एक छूटा हुआ है, सबसेक्शन 1 का ABCDEFGHIJ, तो 8 के 1 के ABCDEFGHIJ में बहुत सारा कारण दिया गया, जिसके भीतर अगर कभी आता है तो इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना। तो कौन सा कारण से मैंने रिजेक्ट किया, मान लीजिए हमको उसके बारे में यहाँ पे बता देना है कि इस कारण से कि आपने जो इंफॉर्मेशन मांगा वो देने से मेरे देश का इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी जो है वो आपका हैम्पर्ड होता, या फिर आपने जो इंफॉर्मेशन मांगा इट इज़ फॉरबिडेन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, कोर्ट के द्वारा वो फॉरबिडेन किया गया है, या फिर द इंफॉर्मेशन इज बीइंग केप्ट बाय अस इन फिडुशियरी रिलेशनशिप, है ना। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल एक पब्लिक अथॉरिटी के भीतर आया, है ना, और हॉस्पिटल के पास इंफॉर्मेशन मांगा कि ए व्यक्ति, कोई भी फलाना व्यक्ति जो आपके हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड था, वो कौन सा बीमार, मैंने कौन सा बीमारी से वो आपके वहाँ पे भर्ती हुआ था, कौन सा उसका क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, है ना। तो ये मान लीजिए फिडुशियरी रिलेशनशिप में पेशेंट और आपका डॉक्टर, इनके भीतर का इंफॉर्मेशन, ये क्या है, फिडुशियरी रिलेशनशिप वाला है। तो ये सारा चीज़ जो है हम बता नहीं सकते, तो हमको उल्लेख करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा किस कारण से मैंने उसको रिजेक्ट किया, ठीक है। फिर सेकेंड केस, द पीरियड विद इन विच अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन में बी प्रेफर्ड। फर्स्ट अपील के लिए कितने दिन का टाइम दिया जाता है, पब्लिक चैट में फटाफट में बताइए, फर्स्ट अपील के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है। चलिए रिपीट कर देते हैं अभिजीत जी, आपने जो पूछा था। फर्स्ट अपील किया जाता है विद इन 30 डेज। 45 डेज किसने बोला, किशोर जी, 45 डेज नहीं है, फर्स्ट अपील जो होता है विद इन 30 डेज करना होता है, ठीक है। फर्स्ट अपील जो होता है 30 डेज में करना होता है। अनुज जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? आवाज नहीं आ रहा है आपका, माइक तो मेरा ऑन ही है, स्पीकर ऑन ही है, आवाज नहीं आ रहा है भाई, आप अनम्यूट कर लिख के बोल सकते हैं। चलिए अगर कोई क्वेरी है ना, आप व्हाट्सएप पब्लिक चैट में मैसेज करिए, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, पब्लिक चैट में मैसेज करिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आपको याद रखना है, फर्स्ट अपील जो होता है,
फर्स्ट अपील जो होता है वो होता है विद इन 30 डेज। उसका डिस्पोजल जो होता है, डिस्पोजल होता है नॉर्मली 30 डेज, एक्सेप्शनल केसेस में 45 डेज, है ना। तो मैक्स डिस्पोजल जो होता है वो होता है मैक्सिमम 45 डेज के भीतर, बट अपील करना है विद इन 30 डेज। फर्स्ट अपील किसके पास होता है? फर्स्ट अपील होता है डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी। फर्स्ट अपील किसके पास होता है? तो ये होता है डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी, DAA भी हम बोलते हैं, तो इनके पास। तो अपील किसके पास करना है ये हमको बता देना है, कितने दिन में करना है ये हमको बता देना है। अपीलेट अथॉरिटी का पार्टिकुलर्स, मान लीजिए सुपरिटेंडेंट से इंफॉर्मेशन मांगा, उनको लिख देना होगा कि आपको अगर अपील करना है तो फर्स्ट अपील कर सकते हैं DPS नॉर्थ रीजियन, ये है ना। तो इस प्रकार से उनको बता देना पड़ेगा। क्लियर है? आगे आते हैं। बोला जा रहा है कि इंफॉर्मेशन जब मांगा जाएगा, नॉर्मली जिस फॉर्म पे मांगा गया उस फॉर्म पे ही आप देने का प्रयास करिए, है ना। इफ इंफॉर्मेशन मांगा गया, इंफॉर्मेशन हैज बीन आस्क्ड फॉर, दो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द कस्टमर हैज सॉट फॉर द इंफॉर्मेशन। जिस फॉर्म पे वो इंफॉर्मेशन मांगा उसी फॉर्म पे हमको देना है। अनलेस बहुत ज़्यादा वो टीडियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूज बल्कि हो जाता है, अदरवाइज आप उस फॉर्म पे दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा बल्कि वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे आप अलग फॉर्म पे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा रूल 7 खत्म होता है। कल के क्लास में, आज हम लोग यहाँ तक सेक्शन 7 तक हम लोग डिस्कस किए। अगले क्लास में हम बाकी पोर्शन जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा यहाँ तक समाप्त रहेगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच कि आपने इतने देर से मेरे साथ जुड़े रहे। और अच्छा चलिए, एक सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया। हाँ, अभिजीत जी बोल रहे थे पोस्टेज। देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगा, किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगा वो 500 पेज का, और उस 500 पेज का वजन मान लीजिए हो रहा है 1 kg। ठीक है, अब 1 kg मान लीजिए हमको अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो इसका पोस्टेज हम कैलकुलेट करेंगे। तो चाहे किसी भी तरीके से आप भेजिएगा, पोस्टेज विल बी मोर देन ₹50। इतना तो कन्फर्म है ना कि अगर 1 kg हमको इन्फॉर्मेशन भेजना है तो वो कॉस्ट आपका 50-80 रुपये से तो ज़्यादा होगा ही होगा, चाहे आप पार्सल करिए चाहे आप जो भी करिए, है ना। पार्सल करने पे कितना आएगा बताइए, चलिए एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए इसको हम भेज रहे हैं एज पार्सल, तो पार्सल अगर हम करते तो हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज आ गया, है ना। फिर हमारा 17 रुपया और 16 रुपया, तो मिला के ये एक्चुअली ये आना नहीं चाहिए, है ना। चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 2 kg हो रहा है तो इसके साथ और ऐड कर दीजिए 16 + 16, तो 3 16 हो गया 48, और इधर हो गया 68, तो हो गया कितना 67 रुपीज़। तो मेरा पोस्टेज कितना हो रहा था, मेरा पोस्टेज हो रहा था 67 रुपीज़ सपोज। तो ये कितना है, 50 से ज़्यादा है। तो अगर 50 से ज़्यादा हो रहा है पोस्टेज, तो पोस्टेज शुड बी बोर्न बाय द कस्टमर, मतलब जो भी RTI सीकर जिसने भी इंफॉर्मेशन मांगा उनके द्वारा ये पोस्टेज दिया जाएगा। क्लियर है अभिजीत? बिल्कुल, नोटिंग को भी मांगा जा सकता है अनुज जी। नोटिंग का जो इंफॉर्मेशन है, बेसिकली नोटिंग क्या है आप अगर इसको समझिएगा, इसके ऊपर CIC का गाइडलाइंस भी है। हम अगर देखते हैं, अगर क्लास ख़त्म होने के बाद मान लीजिए 1-2 क्लास और कर लेंगे, उसके बाद ज़रूरत होगा तो एक केस स्टडी भी करवा देंगे आप लोगों को, अगर समय मिलता है और संभव होता है। तो नोटिंग इज़ बेसिकली ओपिनियन। हमने क्या देखा, RTI इंफॉर्मेशन जब देख रहे थे तो क्या बोला जा रहा था कि आप ओपिनियन। अब नोटिंग क्या है, नोटिंग में हमारा जो ऑफिस असिस्टेंट रहता है उनका ओपिनियन रहता है। नोटिंग में अगर आप जाते हैं तो जो मान लीजिए उनका हायर ऑफिसर रहते हैं उनका ओपिनियन रहता है। तो क्योंकि इसको हम एज ओपिनियन ट्रीट कर सकते हैं तो उसको भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, FHB को भी पूरा पढ़ाया जाएगा प्रवीण जी, बस उसको पढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए अभी समय मिल नहीं पा रहा है कुछ कारण से, जिस कारण से आज हम FHB को छोड़ के देखें कि थोड़ा RTI को ही डिस्कस कर लेते हैं। RTI शुरू किए थे
ठीक है। तो एफ का भी क्लास भी नेक्स्ट कल या परसों में हम लोग, कल तक आरटीआई को ख़त्म कर लेते हैं, कल के क्लास में आरटीआई टारगेट करते हैं ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एफ को भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है।